नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में चल रहे पीईटी की परीक्षा के महासंग्राम के क्रम में मैं आज आपके लिए 9वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें जीके जीएस के बहुत ही ज़बरदस्त 30 प्रश्नों का संग्रह है और ये साथियों वो प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए छात्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर की संज्ञा दी गई है? तो साथियों विकल्प दिए हैं अग्नि, सूर्य, इंद्र और बृहस्पति। तो साथियों वैदिक काल में तीन देवताओं को तीन कैटेगरी में रखा हुआ है। कुछ देवता इनके पृथ्वी के देवता हैं, कुछ अंतरिक्ष के देवता हैं और कुछ जो है आकाश के देवता हैं। तीन कैटेगरी में देवताओं को रखा गया है। उनमें से अग्नि, सूर्य और इंद्र तीन देवता सबसे प्रमुख हैं और इनमें से भी सबसे प्रमुख जो देवता माना गया है वैदिक काल में वो इंद्र माना गया है और इंद्र को ही पुरंदर की संज्ञा दी गई है। तो साथियों विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों बताते चलें कि पुरंदर शब्द का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है किलों को तोड़ने वाला। किले यानी फोर्ट को तोड़ने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? साथियों सिंधु सभ्यता की जो खुदाई से जानकारी मिली है, पुरातात्विक स्रोतों से, साक्ष्यों से जानकारी मिली है, उसमें सिंधु सभ्यता का विस्तार जो आंका गया है वो पूर्व में आलमगीरपुर तक आंका गया है और पश्चिम में सुतकांगेडोर तक आंका गया है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक और दक्षिण में महाराष्ट्र के जिले में दायमाबाद तक। तो साथियों आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी है, और मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे उत्तरी पुरा स्थल है सिंधु सभ्यता के विस्तार का, और सुतकांगेडोर पश्चिमी है, गुजरात वाले एरिया में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ये बलूचिस्तान में है, और ये दायमाबाद महाराष्ट्र सबसे दक्षिणी पुरा स्थल पूछा गया है। तो विकल्प डी दायमाबाद इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? साथियों 30 प्रश्नों की बात कही जा रही है इस वीडियो में, लेकिन व्याख्या से जो प्रश्न बनते हैं वो कहीं अधिक प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए मैं व्याख्या करके बताता हूँ, तो उन व्याख्याओं से भी प्रश्न निकलते हैं। तो साथियों ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए, अक्सर ही ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में निकलते रहते हैं। तो साथियों लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो साथियों बताते चलें, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा लोहे की खोज की गई थी उत्तर वैदिक काल में, और इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो एटा जिले के, उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिले हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? विकल्प दिए हैं जॉर्ज पंचम, जेम्स प्रिंसेप, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय और जॉन मार्शल। तो साथियों अशोक के जो लेख थे वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामेइक लिपि और यूनानी लिपि में भी एक जो है वो मिला है इनका लेख। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, उनमें इन चार लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। एक अंग्रेज व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों को सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? विकल्प दिए हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो साथियों चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को जीता था और इसकी विजयों का विवरण इसके दरबारी मंत्री हरिशेठ ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखवाया है। कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। चक्रवर्ती गुप्त सम्राटों में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसी के अगर मिले हैं तो कुमारगुप्त के मिले हैं। और स्कंदगुप्त भी एक चक्रवर्ती सम्राट था इस वंश का, और इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। तो साथियों चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था द्वितीय के में। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? साथियों
खजुराहो जो है वर्तमान मध्य प्रदेश वाले एरिया में पड़ता है और यहाँ पर जो राजधानी बनाई थी वो चंदेलों ने बनाई थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो उत्तराधिकार, कन्नौज पर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था, उसमें ये एक शक्ति ये रही थी और अंततः इसी गुर्जर प्रतिहार ने उस पर विजय पाई थी और कन्नौज को ऊपर राजधानी बनाया था। चहमान या चौहान कहा जाता है इनको, चहमान या चौहान इसी वंश का प्रतापी राजा रहा था पृथ्वीराज चौहान, और इनकी राजधानी रही थी अजमेर और दिल्ली में इन्होंने शासन किया था। अजमेर से शासन करते थे और कुछ समय तक ये दिल्ली में भी रहे हैं। गहड़वालों की जो राजधानी थी वो कन्नौज में थी। तो साथियों खजुराहो जो राजधानी है वो चंदेलों की है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी किस सुल्तान ने बनाया था? साथियों सल्तनत काल की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा था और 1210 तक इसने शासन किया था। इसकी जल्दी मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसी ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की थी और इसी ने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में तो राजधानी लाहौर में रही थी। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, शहनाई मंडी नामक बाजार की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। साथियों शहनाई मंडी नामक बाजार था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? विकल्प दिए हैं राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह। तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हो गई थी। तो साथियों विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? विकल्प दिए हैं औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, शाहजहां और अकबर द्वितीय। तो साथियों शिवाजी जो थे औरंगजेब के समकालीन थे और उसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। शिवाजी को जो राजा की उपाधि मिल गई थी उसी के तत्काल बाद शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया था और मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं? साथियों उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से लोकसभा में सर्वाधिक 80 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों विकल्पों की बात करें तो ये 40 सदस्य जो जाते हैं वो बिहार से निर्वाचित होकर जाते हैं, 42 सदस्य जाते हैं वो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर जाते हैं और 48 सदस्य जाते हैं वो महाराष्ट्र से निर्वाचित होकर जाते हैं। तो साथियों ये टॉप मोस्ट 4 स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ से सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा 80 उत्तर प्रदेश से, उससे कम नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र, उसके पश्चात तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है और चौथा स्थान बिहार का आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? साथियों राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात कर लें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का दायित्व तो भारत के निर्वाचन आयोग का है, चुनाव आयोग का है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन को संपन्न कराता है। और साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो जो है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और इसके अलावा सभी देश की जितनी विधानसभाएं हैं, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? विकल्प दिए हैं गुजरात, केरल, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। तो साथियों भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य था जिसको गठित किया गया था भाषा के आधार पर और यह गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। तो ये पहला राज्य आंध्र प्रदेश, सही आंसर इसका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिए हैं जिनेवा, न्यूयॉर्क, नैरोबी और मनीला। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये पर्यावरण पर आधारित संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अनुषंगी कार्यालय है, संस्थान है और इसका मुख्यालय
नैरोबी में है, और नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है, और केन्या अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं पुरी, उज्जैन, वाराणसी और हैदराबाद। तो साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो पुरी में है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है, और पुरी जो स्थान है वो वर्तमान ओडिशा में है, ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो साथियों, संविधान दिवस की बात की जा रही है, तो भारत का संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प दिए हैं नील नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी और मिसिसिपी नदी। साथियों, ये जो विकल्पों में नदियाँ लिखी हुई हैं, ये सभी नदियाँ अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे लंबी में काउंट की जाती हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है, तो इसका आंसर रहेगा विकल्प ए, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील इस नील नदी का उद्गम स्थल है, और है मिस्र में घूमती हुई, मिस्र में प्रवाहित होती हुई भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है, भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसी पर अफ्रीका का सबसे बड़ा आसवान बांध स्थापित है। और साथियों, अगर अमेजन नदी की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और यह जलधारण क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी भी इसको कहा जाता है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? विकल्प दिए हैं कालाहारी, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और मिस्र। तो साथियों, मसाई जनजाति जो है अफ्रीका महाद्वीप के केन्या में पाई जाती है, केन्या देश में पाई जाती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में है? तो उद्गम स्थान भारत में है, तो साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में है, और सतलज नदी का भी तिब्बत में है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी तिब्बत में है। साथियों, ये तीनों नदियाँ चेमायोंगडोंग ग्लेशियर के निकट से आसपास से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो चेमायोंगडोंग ग्लेशियर के निकट मानसरोवर झील से है, और सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल या राक्षसताल से है, ये भी तिब्बत में पड़ता है। और सिंधु नदी का जो उद्गम है वो भी चेमायोंगडोंग ग्लेशियर के निकट सानोख्याबाब नामक स्थान से होता है, जबकि सोन नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? विकल्प दिए हैं अनाई मलाई, कार्डामाम, नीलगिरी और विंध्यन। तो साथियों, भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है वो कार्डामाम है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, और कार्डामाम को साथियों इलायची पर्वत भी कहा जाता है, इलायची पर्वत इसे कहते हैं। और साथियों, नीलगिरी ये पर्वत ग्रंथि है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है, इसलिए इसे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जंक्शन कहते हैं। अनाईमलाई श्रेणी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है, और अनाईमुड़ी को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। विंध्यन श्रेणी जो है ये भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, जेमू हिमनद किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिए हैं उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, जेमू हिमनद सिक्किम में स्थित है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अन्य कुछ हिमनद हैं इम्पोर्टेंट, वो उत्तराखंड में भी हैं, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, मिलाम है। तो इस प्रकार के कुछ हिमनद उत्तराखंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? विकल्प दिए हैं चीन, सऊदी अरब, मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगर चीन की बात करें कि चीन में कौन सा मरुस्थल है, तो चीन में तकलामकान नामक मरुस्थल है। सऊदी अरब में नेज्ड और रूबल खाली नाम का मरुस्थल है। मंगोलिया का ये गोबी हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन, तनामी, ये सब कई मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? साथियों, जो खनिज होते हैं उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। इसके अलावा ईंधन खनिज और होते हैं। तो यहाँ धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों की बात कर रहे हैं, तो धात्विक खनिज नहीं है ये पूछा जा रहा है, धात्विक खनिज नहीं है अर्थात अधात्विक खनिज पूछा जा रहा है। तो साथियों विकल्प ए अपभ्रक धात्विक खनिज नहीं है, जबकि तांबा, बॉक्साइट और हेमेटाइट ये धात्विक खनिज हैं। तांबा, तो तांबा धातु होती है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इससे एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं। और हेमेटाइट ये लौह अयस्क है, इससे लोहे का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देशांतर को पार करने पर तिथि में परिवर्तन हो जाता है? विकल्प दिए हैं 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री और 180 डिग्री। तो साथियों 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने पर तिथि में परिवर्तन हो जाता है। तो विकल्प डी 180 डिग्री इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी देशांतर को कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? विकल्प दिए हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा। तो साथियों शास्त्रीय नृत्य जो होता है कुचिपुड़ी वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में ये शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी संबंध रखता है। जब केरल की अगर बात करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली। तमिलनाडु की बात करें तो मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम, और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर ओडिसी जो है वो शास्त्रीय नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? साथियों उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है, और यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या, उनकी सेवा शर्तें के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। और यहाँ साथियों पूछा जा रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और साथियों वर्तमान में हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है, और यहाँ पर अधिकतम सदस्य जो जजों की संख्या है वो है 34 कुल जज हैं। इसको हम 33+1 कह सकते हैं। 33+1 एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में होती है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विकल्प दिए हैं 600, 500, 450 और 400। तो साथियों राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है 500 अधिकतम सदस्य संख्या राज्य की विधानसभा में हो सकती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दादरा एवं नगर हवेली का विलय किस में कर दिया गया है? साथियों पूर्व में दादरा एवं नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, किंतु वर्तमान में इसका विलय कर दिया गया है दमनदीव में। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं वो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा चंडीगढ़ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, दमनदीव है, और पुदुचेरी है, लक्षद्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में अभी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं दादा भाई नौरोजी, JRD टाटा, M विश्वेश्वरैया और गुन्नार मिडल। तो साथियों भारत में आर्थिक नियोजन का जनक M विश्वेश्वरैया को माना जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और गुन्नार मिडल की बात कर लें तो इन्हें विश्व में आर्थिक नियोजन का जनक माना जाता है। अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किसे प्राथमिकता प्रदान की गई थी? तो विकल्प दिए हैं कृषि, उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान और गरीबी निवारण। तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर साथियों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर